हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज एन अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिलेशन के बारे में, जो कि आर डी शर्मा का पहला चैप्टर है। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर मेरा रिलेशन है, और रिलेशन जो ट्वेल्थ क्लास का रिलेशन जो चैप्टर है ये मेरा आर डी शर्मा का पहला चैप्टर है, और मैं इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में, जो कि मेरा पहला चैप्टर है। रिलेशन क्या है, मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि मतलब कि किताबों में तो कई न जाने किस किस तरह से किताब का लैंग्वेज ही अपना एक अलग होता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा हो। तो उसमें एक अलग तरीके से अपना एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो मैं उसके बारे में आज चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो डेफिनेशन होता है वो अपना किताब में दिया हुआ है, बढ़िया है। बेसिकली जो किताबें होती है वो बेसिकली टीचर्स बुक होते हैं। तो रिलेशन का जो डेफिनेशन है, बेसिकली मैथ का सिर्फ रिलेशन का डेफिनेशन ही नहीं, बल्कि मैथ का जितना भी थ्योरी पोर्शन होता है वो थ्योरी पोर्शन को हमको इस तरह से समझना पड़ता है कि हमारा माइंड उसको आराम से रीड कर सके, ना कि हम उसको एकदम रट्टा मार के रखें। बस समझना ज़रूरी है, बाकी लैंग्वेज मायने इसमें नहीं रखती है। मैथ का थ्योरी ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज होगा वो मेरा एकदम जो किताब में दिया हुआ है वही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो अगर आप लोग मेरे से अगर समझें तो मैं किताब का भाषा बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। मैं आपको कहूँगा कि मान लीजिए कि कोई भी इस दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैं नॉन एम्प्टी सेट क्यों कहा, जैसे कि अभी हमको ये बताने का कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट क्या है, क्योंकि जो सेट क्या है रिलेशन का बेसिकली जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा कि सेट क्या है, वहाँ सब कुछ था। डोमेन था, रेंज था, रिलेशन भी वहाँ पे है, फंक्शन भी है। तो वही रिलेशन जो 11th का जो रिलेशन था, बस वही रिलेशन यहाँ भी है। रिलेशन का डेफिनेशन वही रहेगा, टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो वही रहेगा। बेसिकली जो टाइप ऑफ रिलेशन था वहाँ पे 11th क्लास में, वो था मेरा एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। ये 4 रिलेशन हमको 11th में पढ़ना था। और जो 12th आ गई मेरा, तो ये 12th में हमको बस रिलेशन का डेफिनेशन हमको नहीं जानना है, हमको जानना है कि टाइप ऑफ रिलेशन में हमने जो 4 पढ़ा था वो 4 के आगे जो मेरा आज होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये सारे रिलेशन के बारे में आज जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। तो बेसिकली कुछ भी हो, टाइप ऑफ रिलेशन जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिलेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन है क्या। हम लोग 11th में पढ़े थे कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन चूँकि एक अच्छा मतलब गैप हो जाता है कि साल भर का गैप हो जाता है, तो चूँकि 11th में भी जो है वो लेसन 2 में ही ये दिया गया है रिलेशन फंक्शन के बारे में। और जब साल भर जब बीत गया तो फिर ऑब्वियस है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा भूलने लगते हैं उसको कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या था। तो रिलेशन जो है वो कुछ नहीं है। मैं आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिलेशन को हम लोग ईजिली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम में, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर वो जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम हो, हमको ये समझने का कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ एग्ज़ाम में हमको ये कभी नहीं पूछने वाला है कि रिलेशन क्या है। हमको उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाले हैं, या फिर जो होते हैं एक एक मतलब मैं नोट्स बताऊंगा ऐसे आपको। नोट्स का एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं मैथ में। बेसिकली जो रिलेशन का जो डेफिनेशन होगा मेरा, वो हम आपको रटवाऊंगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि कोई सेट है। अब सेट क्या होता है ये आपको पता है। मान लीजिए कि कोई सेट है, 2 सेट है। कोई सेट ए है, मान लीजिए कि हम एक ये सेट ए है, और ये हम मान लीजिए कि ये मेरा सेट बी है। और कंडीशन है यहाँ पे कि लेट कि ए एंड बी बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट, कि ये दोनों के दोनों जो सेट होंगे मेरा, ये दोनों का दोनों नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्योंकि अगर ये एम्प्टी सेट हो गया तो फिर रिलेशन का कोई मतलब यहाँ पे रहता ही नहीं है।
11th में आप लोगों ने कुछ तो याद होगा ही रिलेशन के बारे में कि रिलेशन कैसे होते हैं, उसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि रिलेशन जो मतलब बेसिक है रिलेशन का वो मैं बता दूंगा आपको पहले। तो मान लीजिए कि दो कोई भी इसमें नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से हम लोग लिखते हैं इस तरह से, और हम इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ए इंटू बी, फिर बहुत सारे टीचर भी हम देखे हैं कि इसको ए इंटू बी भी बोलता है, लेकिन इसको ए इंटू बी बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। जो इसको इस तरह से पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ने का। इसको ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हम लोग कहते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी आपको 11th में बताया गया था। तो हम मान लेंगे कि ए और बी होगा, कोई भी दो सेट होगा और वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो जो हर एक एलिमेंट का माने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा, उस सबसेट को हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हम बोलेंगे इसको, कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है, ये सेट ए जो है, इसका एलिमेंट मान लीजिए कि इसका एलिमेंट हम मान लिए कि ए है। तो ये एलिमेंट जो ए है, सेट ए का एलिमेंट ए, अब हम यहाँ सेट ए बोल रहे हैं मतलब कि ये हुआ मेरा सेट ए, और एलिमेंट ए मतलब कि ये हुआ मेरा छोटी ए। और ये एलिमेंट जो है ये रिलेटेड है सेट बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे, मान लीजिए कि छोटी बी, इस तरह से। तो हम कहेंगे रिलेशन। इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं वो एक मतलब कि जो पहले जो था, मतलब जो सेट जिस तरह की इसमें भी होता है ना कि सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो सेट को डिनोट करने का तरीका था रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म को ही हम कहते हैं ये टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम बेसिकली टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ये मेरा रोस्टर फॉर्म था, पहला सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था ये मेरा। और जो सेकंड है वो मेरा था सेट बिल्डर फॉर्म था। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था। तो इससे भी हम रिलेशन को जो है वो डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो कि एरो डायग्राम से इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हम ये इसको जो बताया ये क्या था स्टूडेंट, ये एरो डायग्राम ही है। बेसिकली जो पहले जो था मेरा आपका ये 11th क्लास में जो सेट हमने आपको पढ़ाया था, वो में आपका ये था रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था। तो इसको पता है आपको, जैसे कि कोई भी सेट है, सेट ए है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे कि ये सेट ए है। तो अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा रोस्टर फॉर्म में सेट को, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हुआ ए ई, कुछ भी मतलब कि अब कोई रिलेशन है दिया हुआ ए ई आई ओ यू। बाय द वे अगर हमको कहा गया कि जैसे कि आप रिप्रेजेंट करिए कि वॉवेल लेटर को, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म का। अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म का, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली होता क्या है ना कि आपको कहानी की तरह बना के लिखना पड़ता है। अब कहानी की तरह क्या, आप लोगों ने कहानी तो सुना ही होगा किस तरह से कहानी बनाते हैं, एकदम लेंदी सा एक स्टोरी है ना, उस तरह से आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर बोले कि इसी रिलेशन को आप हमको लिख के दिखाइए, हाँ इसी फॉर्म को आप हमको लिख के बताइए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये कोई भी ए है, हाँ ये एक्स, और इसको हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स है। फिर है मेरा ये पॉइंट, और इसको हम पॉइंट नहीं कहते हैं, ये मेरा सच दैट होता है। और एक्स इज अ वोवेल लेटर, है ना, एक्स इज अ वोवेल लेटर, इस तरह से। अब इसी को ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये जो था मेरा ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म में। कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो गया मेरा
इस कहानी को हमको समझना पड़ता है कि मान लीजिए कि सेट ए है, उसमें कोई भी एलिमेंट x है और वो x जो है वो इज अ वोवेल लेटर, और वो x जो है वो मेरा क्या है, वोवेल लेटर है। अब जैसे ही हम इसको बोल दिए कि x है और वो मेरा क्या है, वो x एलिमेंट है और वो सेट ए का एलिमेंट है, और वो x जो है वो मेरा क्या है, वोवेल लेटर है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो चाहे तो ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा या फिर यू होगा। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये सिंपली इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेके मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, रोस्टर फॉर्म में अगर आप ले लें तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये ए है और उसमें ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से। तो ये हो गया, एक सेट हो गया जिसके अंदर में कि ये सारा एलिमेंट है। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं बताऊंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो मेरा कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। कहानी बनाना है आपको यहाँ पर, तो इसको मैं इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एक्स होगा सच दैट एक्स इज अ, मतलब कि आपको किसी भी तरह आपको रिप्रेजेंट करना है, बस वो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि जो आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसमें जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इस स्टेटमेंट के थ्रू कवर हो जानी चाहिए। अब वो स्टेटमेंट मेरा कुछ इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि x जो है वो इज ए नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोल दिया कि x जो है वो क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर होगा तो वो 0 तो होगा नहीं, वो 1 से ही स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर सभी जानते हैं, तो वो 1 से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक वो जा सकता है, इसमें कहीं भी हमको बाउंडेशन नहीं है। तो मेरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होता है कि x इज ए नेचुरल नंबर। अरे वो तो है ही भैया, वो तो है ही कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक। इस तरह अगर हम लिख देते हैं तो ये मेरा इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये मेरा हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट कि x एक नेचुरल नंबर है और वो x मेरा लेस देन 6 होगा। अब 6 हुआ, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, और 1 2 3 4 कहाँ तक, तो 6 से छोटा यानी कि 5, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक का जो सेट होगा वो सेट हमको एकदम सेटिस्फाई करेगा मेरा गिवन क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x है और x एलिमेंट है, वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, है ना, n में। आप लोग को पता ही होगा ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, 11th में मैंने बताया है। एंड x जो है वो लेस देन 6 है, ये भी एकदम सेटिस्फाई करता है हमारे गिवन क्वेश्चंस को एवं प्रॉब्लम को, है ना। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है, तो सेट से ही आया है मेरा रिलेशन। तो रिलेशन इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग आपको हम अभी बताए कि जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रोस्टर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से, एकदम इसी तरह सेम टू सेम आप रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हो एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम क्या होता है, ये जो मैंने भी बताया ये मेरा एरो डायग्राम ही था, लेकिन अगर आप इसके बारे में अगर जान जाओ तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं जानो तो एकदम आपका लगेगा कि हम नहीं, मेरा नॉलेज जो है वो अधूरा है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने जो इस वीडियो को बनाने को सोचा है, तो आपको मैं कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि कोई भी चीज़, ये नहीं है कि आज का वीडियो, मेरा जो आने वाला वीडियो होगा तो उसमें भी जो है मेरा एकदम कंप्लीट नॉलेज होगा। जो कोई भी टॉपिक होगा उससे सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊँगा RD शर्मा से। हाँ, बेसिकली मैंने सोचा है कि जो NCERT है वो NCERT तो सभी लोग देखते ही हैं। हाँ, NCERT तो
न जाने कितने वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं, आर डी शर्मा का जो है वो सॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर अपॉर्चुनिटी अगर खोजा, अगर स्टूडेंट अगर चाहता है कि चलो इसका नहीं है समझ में, तो मैं दूसरे का किसी का वीडियो अगर मैं देख लूँ, तो वैसा अपॉर्चुनिटी और वैसा यूट्यूब में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो मैं थ्योरी से स्टार्ट करूँगा और टोटल जो थ्योरी होगा और जो एक्सरसाइज होगा वो सारा चीज़ मैं कवर करूँगा आर डी शर्मा का। एनसीईआरटी का तो स्टूडेंट को मिल ही जाता है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन आर डी शर्मा को जो है वो बहुत कम मिलता है। तो चलिए और सारी बातों को भी दूर रखते हैं, मैं भी बात करूं एरो डायग्राम का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि मान लेंगे कि ए और बी कोई भी दो नन एम्प्टी सेट है। अभी नन एम्प्टी सेट मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर एम्प्टी सेट होगा तो फिर रिलेशन होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर एम्प्टी सेट हो गया तो उसके बीच का रिलेशन फाई हो जाता है। इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ बार बार कि उसको याद रखिएगा आप लोग कि वो क्या क्या होना चाहिए, नन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नन एम्प्टी सेट होना चाहिए वो, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सेट को, है ना, सॉरी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसको हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आइए अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को सीखते हैं। किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी रिलेशन को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेट है और वो सेट है, कुछ भी हम एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, अब और एक कोई सेट है बी है, मान लेते हैं कि 2 4 6 8 10 है। हाँ, और मान लेते हैं कि ये रिलेशन भी है ना। एक रिलेशन हम मान लेते हैं कि रिलेशन जो है वो कैसा है, 1,2। आपको तो पता ही होगा कि स्टूडेंट, मैं वहाँ बता चुका हूँ 11th क्लास में कि इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, है ना। कुछ नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ा 7th 8 9 10th में एक ये कोऑर्डिनेट पढ़े ना आप लोग ना, उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बस यहाँ पे आके आपको एक मतलब नाम जो होता है ना वो चेंज कर देना है। देखिए जैसे कि अगर हम सब्जी को करी बोल देते हैं, ठीक है ना, तो उसका टेस्ट या फिर जो चीज़ है वो चीज़ चेंज नहीं होती है। वो करी है तो वो करी ही होगा। हाँ, उसको मैं बोलूँगा करी, कोई और बोलेगा सब्जी। तो इस तरह से बस जो लैंग्वेज होती है वो बोलने का तरीका अलग है, नहीं तो बाकी अगर हम देखें तो बस वही चीज़ है ना। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं 11 12 के लैंग्वेज में। तो हम मान लेते हैं कि ये रिलेशन जो है वो 1,2 है, फिर मेरा 1,4 है, क्लियर, 2,4 है, 3,6 है, और मेरा 3,8 है। कुछ भी हम लोग ऐसा कुछ मान लिए कि ये जो है रिलेशन है। चलो ठीक है भैया, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रिलेशन को एरो डायग्राम के सहायता से। तो कुछ नहीं, बस दो इस तरह से बनाना है हमको डब्बा, ठीक है, ढोल टाइप ना। और ये मेरा सेट ए होगा, ये मेरा सेट बी होगा। ये ए टू बी ये रिलेट है, ए टू बी ये रिलेट है, क्लियर ना। हम यहाँ सारा चीज़ हमको पता है अभी कि जो आर होगा वो मेरा रिलेशन होगा ए से बी में। हाँ, और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसको इस तरह से भी कि जो ए है वो रिलेटेड है बी से विथ रिलेशन आर, ए रिलेटेड टू बी विथ रिलेशन आर, है ना। और हम उसको जो है
इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए जो है कोई भी एलिमेंट, ये ए क्या है, इसका एलिमेंट है। अगर हम बी बोले, जैसे हम यहाँ पे तो बताए थे ना, ए का एलिमेंट है, बी किसका है, बी का एलिमेंट है, और बी है सेट बी का एलिमेंट। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो रिलेटेड है बी से विथ रिलेशन आर। और 11th में एक और भी चीज़ थी, हमको भी याद आ रहा है कि यहाँ पर जो है हम इस बी को हम कहते हैं इमेज, किसका, ए का। बी जो है ये इमेज है ए का, और ए जो है ये मेरा प्री इमेज होगा बी का। बेसिकली ये सब मैंने बता चुका है 11th में, वो तो मैं थोड़ा सा रिकवर करवा रहा हूँ कि 12th में आप लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा रिकवर होना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि बी क्या होगा, इमेज होगा ए का, और ए जो है वो मेरा होगा प्री इमेज बी का। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो एरो डायग्राम में हम इसको इस तरह से लिख देंगे, और जो ए का जो एलिमेंट है वो हम सेट ए में डिनोट कर देंगे। जो बी का एलिमेंट है वो मेरा यहाँ पे डिनोट हो जाएगा 2 4 6 8 10। इसके बाद हम ये गिवन रिलेशन के सहायता से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये 1 है, ये 2 से रिलेट है, ये 1 है, ये 2 से रिलेट है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ये 1 इस 2 से रिलेट है, ये हो गया मेरा। फिर है कि ये 1 4 से रिलेट है, ठीक है, यानी कि यही 1 मेरा 4 से भी रिलेटेड है। फिर है मेरा कि ये 2 है और ये 4 से रिलेट है, 2 है और ये 4 से रिलेट है। फिर है मेरा कि 3 है और वो 6 से रिलेट है, तो ये 3 है और ये मेरा 6 से रिलेट है। फिर है मेरा कि ये 3 है और ये 8 से रिलेट है, यानी कि ये 3 है और ये 8 से। तो यही हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेट ए का ये 3 एलिमेंट इससे रिलेट है। क्लियर? ये हुआ मेरा रिप्रेजेंटेशन। नाउ हम लोग अब बात करेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में, कि रिलेशन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा मेरा। बेसिकली आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डोमेन होगा, रेंज होगा और कोडोमेन होगा। तो हम डोमेन किसको कहेंगे, रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रेंज का क्या होगा, रिलेशन का रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। अगर हम डोमेन का बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा 11th में आपने पढ़ा था, है ना, कि अगर कोई रिलेशन है आर, ए से बी में, ए से बी में कोई रिलेशन है, ठीक है, तब जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, मतलब एक सेट होगा और उस सेट में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उन सभी का सेट को हम डोमेन ऑफ द रिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ये रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, जैसे कि 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 6 हो गया, इस तरह से, है ना, और कुछ भी। तो अगर इसका हम डोमेन अगर हम बताएं तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन एक सेट होगा और सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, और फर्स्ट कंपोनेंट मेरा ये होता है मेरा सेकंड कंपोनेंट। उसी तरह से जो फर्स्ट कंपोनेंट मेरा होगा वो मेरा 1 होगा, कॉमा 2 होगा और कॉमा 4 होगा, और ये जो मेरा सेट बन के तैयार हुआ है ये मेरा होगा डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। उसी तरह से ये मेरा डोमेन हो गया, मतलब कि कुछ नहीं स्टूडेंट, बस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट, है ना, कोई भी रिलेशन रहे उस रिलेशन में कई सारे मेरा ऑर्डर्ड पेयर होंगे, है ना, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो मेरा पहला कंपोनेंट होगा उस पहला कंपोनेंट के सेट को, है ना, उस पहला कंपोनेंट के सेट को हम डोमेन कहते हैं।
फिर अगर हम बात करें रेंज का, तो रेंज क्या होता है? तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यही एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे कि ये रिलेशन है और जो रेंज का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि मान लीजिए कि जो आर है वो रिलेशन है ए से बी में, सही है। देन द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर इज नॉन एज अ रेंज ऑफ द रिलेशन आर। एकदम ईजिली लैंग्वेज को पकड़िए, एकदम बहुत हाई फाई इंग्लिश मैंने नहीं बोला है, जो बस हम समझे बस वही बोले, है ना। कि समझना जरूरी है, लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, समझना जरूरी है। जैसे कि देखिए रेंज का मैं बात करूं तो कुछ नहीं, बस एक दो सेट ले लीजिए ए बी, है ना, और मान लीजिए कि एक रिलेशन है जो कि ए से बी में है, ए से बी में वो रिलेशन है। तब जो सेट होगा, किसका सेट? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ये कंपोनेंट, है ना। जो सेट होगा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन आर, ऑफ रिलेशन आर, उसको हम कहेंगे रेंज। क्लियर? उसको हम कहेंगे रेंज। मतलब कि ये जो है ना, ये 2 है, 4 है, ये 6 है, इसको हम अगर तैयार कर दें तो ये मेरा हो गया रेंज। अब आप बोलोगे अरे ये तो बहुत ही ईजी था, मतलब कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसका मैं अगर फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना दूँ वो मेरा हो गया डोमेन, अगर मैं उसका सेकंड कंपोनेंट का अगर मैं सेट बना दूँ वो हो गया उस रिलेशन का ही रेंज। तो मैं बोलूँगा कि हाँ यही तो है, और क्या। फिर अगर मैं बात करूँ मैं कोडोमेन का, तो कोडोमेन क्या है मैं बताऊँगा आपको। कुछ नहीं, कोडोमेन डोमेन और रेंज से भी इजी है। अब क्या इजी है? जैसे कि लेट की आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहले एकदम इस लाइन को आपको मेंटेन कर देना है कि मान लीजिए कि आर जो है वो एक रिलेशन है ए से बी में, है ना, ए से बी में। तब जो सेट बी होगा, है ना, तब जो सेट बी होगा इसी को हम कहेंगे कोडोमेन। इसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? कोडोमेन। आर होगा वो मेरा रिलेशन होगा ए से बी में, और तब जो सेट बी है हम उसको कहेंगे कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, और कहीं कुछ नहीं। जैसे कि सेट ए है मान लीजिए 1 2 3 4, ये सेट बी है 2 4 6 8 10, है ना। और रिलेशन कुछ मान लीजिए यही रिलेशन है, ठीक है ना। रिलेशन के कोई मायने नहीं रखने वाला, बस एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। वही रिलेशन मान लीजिए कि है, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ एक बार फिर से, मैं तीनों को समझा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक बार में 1 2 होगा मेरा, 1 4 होगा, फिर मेरा 2 4 होगा, फिर मेरा 3 6 होगा, फिर मेरा 3 8 होगा। मान लीजिए ये रिलेशन मेरा दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं डोमेन का, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, है ना। डोमेन जो कि होगा मेरा 1। अच्छा आपको तो ये पता ही होगा 11th में कि सेट में जब हम लिखते हैं रिलेशन को, तो अगर कोई 2 बार है तो सेट में उसको एक बार ही लिखा जाता है, एक बार ही लिखा जाता है। तो 1 यहाँ पे 2 बार है तो हम यहाँ पे एक बार ही मेंशन किए, वो हो गया। फिर मेरा 2 है, फिर मेरा 3 है, ये हो गया मेरा डोमेन। अगर हम रेंज का अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ आर होगा मेरा इस तरह से कुछ, और मेरा रेंज हो जाएगा मेरा 2 4 6 8। मैंने आपको बताया कि रेंज क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट का सेट तैयार कर दो, वही मेरा हो गया रेंज। तो सेकंड कंपोनेंट जो है मेरे रिलेशन का वो मेरा 2 है, 4 है। अभी 4 मेरा हमको यहाँ 2 बार दिख रहा है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ये मेरा रेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कोडोमेन का। अगर हम कोडोमेन अगर मैं बताऊँ अगर यहाँ से, तो कोडोमेन कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सेट बी ही मेरा कोडोमेन होता है। यानी कि जो सेट बी है ये, यही मेरा क्या हो गया,
कोडोमेन। मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में वो रिलेशन बताया, मैंने आपको रिलेशन का डेफिनेशन बताया और डोमेन के बारे में बताया, रेंज के बारे में बताया, फिर कोडोमेन के बारे में भी आपको मैं चर्चा कर दिया हूँ। अब जो अगले वीडियो में बनाऊँगा उस अगले वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होगा। मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि रिलेशन का कितने तरह के रिलेशन होते हैं और कौन कौन से रिलेशन आपको 11th में पढ़ने को मिला था, कौन कौन से रिलेशन आपको 12th में पढ़ने को मिला था। और जो इस पूरा आज मैंने जो पढ़ाया इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले राजन अकेडमी को। बाय बाय।